अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज़ अबाउट द बोन ट्यूमर्स। ये बोन ट्यूमर्स बहुत आसान है और आपने इनको जो है ना, अब जो आपका ऑर्थोपेडिक्स का सारा रह गया है ना, वो आपको मेडिसिन में भी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा। बाकी जो हमारा मेजर था, मतलब जिसमें कंसेप्ट्स थे और नई चीज़ें थी, वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि बोन ट्यूमर्स जो हैं, इसमें हम इसका यूक्यू डिस्कस करते हैं, हाउ द पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू। तो 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, छोटा बच्चा है और वो उसकी कंप्लेंट्स क्या हैं प्रेजेंटिंग। पहली बात यह है कि पेनफुल स्वेलिंग है फीमर की, और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे हमें सन बर्स्ट अपीयरेंस मिल रही है, और तीसरी बात यह है कि वो मेटाफिसिस के ऊपर है। तो ये तीन चीज़ें आपको जो है ना माइंड में होनी चाहिए। अब हम इनके बोन ट्यूमर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे बोन्स ट्यूमर्स की, और फिर तीन इंपॉर्टेंट बोन्स ट्यूमर्स जो हम डिस्कस करेंगे उसमें है ऑस्टियोसार्कोमा, एविंग सार्कोमा एंड जॉइंट सेल ट्यूमर। तीन इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एमसीक्यूज आपने देख लेने हैं, बट वी विल गो थ्रू दीज इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स फर्स्ट। अब जो बोन ट्यूमर्स हैं उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ के वो ट्यूमर्स जो हैं वो किस जगह पे हैं। आपको मैंने शुरू में जब लेक्चर लिया था, स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको तीन हिस्से बताए थे बोन के, लॉन्ग बोन के। एपिफिसिस होता है, मेटाफिसिस होता है और डायफिसिस होता है। उसकी बेसिस पे हम करते हैं कि जो एपिफिजियल ट्यूमर्स होते हैं, जो बिल्कुल बोन के एंड्स होते हैं, वहाँ पे कौन से ट्यूमर्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉइंट सेल ट्यूमर होता है, और दूसरा है कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। फिर जो मेटाफिसिस होती है, जो कि एपिफिसिस डायफिसिस के दरमियान में होती है, वहाँ पे दो ट्यूमर्स हमें देखने हैं। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ ऑस्टियोसार्कोमा और दूसरा है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। तो अभी जो आपने सिनेरियो डिस्कस किया था उसमें मेटाफिसिस के ऊपर था, तो हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा है, ऑस्टियोसार्कोमा या ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है। वो हम उसके क्लिनिकल फीचर्स पे जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा। फिर डायफिसिस जो होता है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एविंग सार्कोमा। तो इसकी पिक्चर बहुत अच्छी है, बुक पे मैं दिखाती हूँ इसकी पिक्चर आपको। जो है ये वाली पिक्चर है, ये वाली बहुत अच्छी पिक्चर है, ये बुक पे बनी हुई है आपके। देखें, ये जो सबसे पहले ये जो एपिफिसिस है, दिस इज़ एपिफिसिस, दिस इज़ मेटाफिसिस एंड दिस इज़ डायफिसिस। ठीक है, तो एपिफिसिस के ऊपर कौन सा ट्यूमर आपको नज़र आ रहा है, जॉइंट सेल ट्यूमर। और ये किस तरह के पेरेंट्स दे रहा है, सोप बबल अपेरेंस। देखें, उन्होंने ऊपर सोप बबल्स बना के आपको दिखाए हुए हैं। फिर ये जो ऑस्टियोसार्कोमा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेटाफिसिस के ऊपर है, और इसकी जो अपेरेंस है वो सन बर्स्ट अपेरेंस है। ठीक है, सो ये आपका ऑस्टियोसार्कोमा है, जो कि आपको मेटाफिसिस के ऊपर नज़र आ रहा है, और सन बर्स्ट अपेरेंस है। फिर तीसरा जो ट्यूमर है दैट इज़ एविंग सार्कोमा। एविंग सार्कोमा ये अनियन जो है ना, उसकी पील जो होता है, प्याज का छिलका होता है, उस तरह की अपेरेंस होती है इसकी। और ये कहाँ पे होता है, डायफिसिस पे होता है। तो जब भी आपकी पिक्चर माइंड में होगी ना, सोप बबल, सनबर्स्ट और अनियन, ऊपर जो है वो जॉइंट सेल है, फिर आपका ऑस्टियोसार्कोमा है, फिर एविंग्स है। तो इससे आपको बहुत अच्छी याद होगी। सो ऑस्टियोसार्कोमा सबसे पहले आ जाता है कि ये बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर जो होता है ना, दैट इज़ ऑस्टियोसार्कोमा। पहली बात इसकी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी, इसकी एज आ जाती है कि 9 to 16 ईयर्स के बच्चों के अंदर ये अफेक्ट करता है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये ज़्यादातर जो नी होती है और अपर आर्म होती है, वहाँ पे ही होता है। इसके अलावा जो चीज़ आती है वो ये कि मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करता है, वो हम पिक्चर की फॉर्म में भी देख लिए। और फिर इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरे के ऊपर जो है ना सन रे अपीयरेंस मिलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको दिखा दी थी। इसके अलावा जो है क्या होता है कि पेशेंट्स कभी कभी पेन और स्वेलिंग के साथ भी आते हैं। फिर इसकी एग्जामिनेशन होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो ऑब्वियसली इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी किसी भी बोन के ट्यूमर के लिए, मैंने नीचे जनरल लिख दी हैं कि आप सीबीसी ईएसआर करवाएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, सीटी एमआरआई बोन स्कैन, एक्सरे करवाएंगे, और टिश्यू बायोप्सी ले लेंगे फॉर द कैंसर। तो सीटी एमआरआई बोन स्कैन जो होता है ये डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। बायोप्सी आपको कन्फर्मेशन दे देती है डायग्नोसिस की। और ऑब्वियसली किसी भी ट्यूमर के लिए तीन चीज़ें जो हैं वो होती हैं ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज़ सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ठीक हो गया। सो दिस इज़ अबाउट द ऑस्टियोसार्कोमा। नेक्स्ट इज जॉइंट सेल ट्यूमर। जॉइंट सेल ट्यूमर जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोक्लास्टोमा। ठीक है,
अब ये जो है ये किसको इन्वॉल्व करता है, एपिफिसिस को। एपिफिसिस को इन्वॉल्व करता है और इसके अलावा ये कि यंग एडल्ट्स में होता है, जबकि ऑस्टियोसार्कोमा बच्चों का ट्यूमर था, ये जो है यंग एडल्ट्स में होता है 20 to 45 ईयर्स एज में। कौन सी साइट इन्वॉल्व करता है, नी जॉइंट को। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। फिर इसके बारे में ये है कि सो बबल अपेरेंस जो है हमें एक्सरे पे मिलती है, जो हमने देखी भी है फिगर में। फिर बाकी इन्वेस्टिगेशंस इसकी सेम है, एक्सरे, सीटी, एमआरआई और वो सारी, और फिर बायोप्सी और ट्रीटमेंट भी इसका सेम है, सर्जरी और कीमो और रेडियो। ठीक है, दरमियान में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जी इसमें जॉइंट सेल ट्यूमर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं हिस्टोलॉजिकली जो हमें नज़र आ रहे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लार्ज साइज़ के, मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब तकरीबन उनके अंदर 150 न्यूक्लियस होते हैं, इतने बड़े बड़े सेल्स होते हैं। और इस तरह से ऑस्ट्रोलेटिक लीजन्स हमें नज़र आ सकती हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसकी एमसीक्यूज़ के लिए भी। एविंग सार्कोमा जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा भी बच्चों का ट्यूमर है और एविंग सार्कोमा भी बच्चों का ट्यूमर है। ठीक है, पहली बात, ऑस्टियोसार्कोमा मोस्ट कॉमन है और सेकंड मोस्ट कॉमन जो है दैट इज़ एविंग सार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा किसको इन्वॉल्व करता है, मेटाफिसिस को। जायंट सेल किसको इन्वॉल्व करता है, एपिफिसिस को। एविंग्स किसको इन्वॉल्व करता है, डायफिसिस को, जो शैफ्ट होती है जो हमने पिक्चर में भी देखी है। अब ये कहाँ पे इन्वॉल्व करती है, स्कैपुला और पेल्विस को। ऑस्टियोसार्कोमा किसको इन्वॉल्व करता है, नी को, अपर आर्म को। जॉइंट सेल किसको इन्वॉल्व कर रहा था, नी को। एविंग्स जो है ये हमारे स्कैपुला और पेल्विस को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इसमें जो है इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूज मास बनाता है और इसके अलावा अनियन पेल अपेरेंस मिलती है हमें एक्सरेज के ऊपर। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सेम है, ट्रीटमेंट इसकी सेम है, रेडिएशन, कीमो और सर्जरी। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो आती है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं, फीवर, मलेज और रात के टाइम दर्द होती है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द ट्यूमर्स, जो मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसकी मैं यूक्यूज़ बता देती हूँ, इसके सॉल्व कर देते हैं हम यूक्यूज़। सो ये वाला जो ट्यूमर होगा जो मेटाफिसिस के ऊपर है, सनबर्स्ट अपीयरेंस दे रहा है, पेनफुल स्वेलिंग बना रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑस्टियोसार्कोमा। मैनेजमेंट प्लान आपने इसका लिखना है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्लेन एक्सरे जिसमें आप करेंगे उसमें आपको सनबर्स्ट अपीयरेंस मिल जाएगी, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन, बायोप्सी करेंगे और बाकी जो जनरल इन्वेस्टिगेशन है मैंने आपको बताई हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके पास क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, इसमें सर्जरी करते हैं और इसके अलावा हम जो है रेडियो करते हैं और कीमो करते हैं। न्यूरोजेवन कीमोथेरेपी कर सकते हैं और इसके अलावा एम्पुटेशन कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा उसने जो है ना हतम ख़राब कर दिया हुआ है उसको। और अलोन हम एक्ससीएन कर सकते हैं या फिर एक्ससीएन करके रिप्लेसमेंट करेंगे विद ग्राफ्ट और प्रोस्थेसिस, मतलब उसकी जगह हम कोई ग्राफ्ट लगा लेंगे या आर्टिफिशियल कोई चीज़ लगा देंगे, प्रोस्थेसिस कर देंगे। ठीक हो गया। सो दिस वाज अबाउट द बोन ट्यूमर्स। नेक्स्ट हम करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस और फिर देन द सेप्टिक आर्थराइटिस और फिर एक होगा हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो नेक्स्ट इज़ ऑस्टियोमाइलाइटिस। 2 साल का बच्चा आपके पास आया है और उसको क्या हो रही है, हिप जॉइंट के गिर्द जो है पेन हो रही है और जो है वो अपना मूव नहीं कर पा रहा, उसको ना पेन की वजह से राइट लोअर लिम्ब को मूव नहीं कर पा रहा और उसको जो है वो साथ में फीवर भी है। जब हमने प्लेन रेडियोग्राफ किया तो हमें क्या मिला, वाइडनिंग ऑफ जॉइंट स्पेसेस। तो ऑस्टियो मीन्स बोन, माइलाइटिस, माइलाई मीन्स के दिस इज़ इन्वॉल्विंग द मैरो एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो बोन और बोन मैरो की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक हो गया। ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन है तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगी, पेन होगी, मूवमेंट हो पाएगी, पेन वो सारी इन्फ्लामेशन की वजह से नहीं हो पाएगी तो मूवमेंट नहीं वो बच्चा कर पाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि उसको क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, उसकी वजह से फीवर होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जब इस तरह के पेशेंट आएंगे पेन के साथ जो हम उसका रेडियोग्राफ करवाएंगे तो हम नज़र आएगा कि वहाँ पे जो है जॉइंट को हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वाइडनिंग हुई होगी जॉइंट स्पेसेस की। ठीक है, सो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब इसको टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर इसके ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। सो ऑस्टियो मीन्स बोन, माई मीन्स marrow and itis means inflammation, so it is actually bacterial infection of the bone. अब इसकी जो है वो 4 चीज़ें हमने देखनी है, acute osteomyelitis, chronic osteomyelitis and sequestrum and involucrum। ठीक है, acute osteomyelitis जो है उसमें क्या होता है कि जो है ना इन्फेक्शन ऑफ बोन होता है जो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की होती कि वो बोन को डेड कर दे, मतलब एक्यूट है, एक्यूट कंडीशन होती है।
और क्रॉनिक में क्या होता है कि उसमें बोन डेथ हो चुकी होती है क्योंकि बहुत अरसे से इन्फ्लेमेशन चल रही है एंड इट विल रिजल्ट इन बोन डेथ। तो डिफरेंस क्या है एक्यूट और क्रॉनिक का, कि एक्यूट में जो है बोन डेथ नहीं होती और क्रॉनिक में बोन डेथ हो चुकी होती है। इसके अलावा क्लिनिकली भी हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि क्रॉनिक में ना वो वहाँ पे ना क्या होता है कि डिस्चार्जिंग साइनस बन जाता है जिसमें से पास ट्रेन हो रही होती है, हमें नज़र आ रही होती है। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। सिक्वेस्ट्रम क्या होता है कि डेड बोन का वो हिस्सा जो होता है ना उसको कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। ठीक है, डेड बोन जो होता है उसका हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। और ये डेड बोन अगर हमें नज़र आ जाती है तो हमने जो एंटीबायोटिक्स देनी है ना वो तब तक काम नहीं करेंगी जब ये मरी हुई बोन को हम बाहर नहीं निकालेंगे। इस मरी हुई बोन को बाहर निकालेंगे क्योंकि आपको बहुत हमने देखा है सर्जरी में कि जहाँ भी वायबल चीज़ नहीं होती, नॉन वायबल मर चुकी होती है, उसको हमने बाहर ही निकालना होता है। नेक्रोसिस वाली गैंग्रीन वाली चीज़ उसको हमने बाहर ही निकालना होता है। ठीक है, तो ये डेड बोन जो होती है इसको हम कहते हैं सिक्वेस्ट्रम। अब ये जो सिक्वेस्ट्रम होता है ना इसके गिर्द जो नई बोन बनती है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इन्वोलॉक्रम। ठीक है, जब वहाँ पे मरी हुई बोन होती है, डेड बोन होती है, तो उसके गिर्द जो है क्या होता है कि वहाँ पे वो नए सेल्स आ जाते हैं बोन के और वो नई बोन बनाना शुरू कर देते हैं। जो नई बोन बनती है ना उसको कहते हैं इन्वोलॉक्रम। ठीक है, दिस इज़ डेड बोन, दिस इज स्क्वेस्ट्रम। और उसके गिर्द जो नई बोन बनेगी, न्यू बोन फॉर्म्ड अराउंड द दैट सिक्वेस्ट्रम इज़ नाउन एज इन्वोलॉक्रम। ठीक है, ये आपको जो है ना वाइवा के लिए आने चाहिए क्वेश्चंस, इनके सिक्वेस्ट्रम इन्वोलॉक्रम क्या होता है और ये ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस की, देन वी विल डिस्कस अबाउट क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस जो है ये होता है कि बच्चे को ना, छोटा बच्चा है उसको पहले कोई रेस्पिरेटरी या स्किन का इन्फेक्शन हुआ था, उसके रिजल्ट में उसको ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्योंकि रेस्पिरेटरी और स्किन इन्फेक्शन जो है वो अगर स्प्रेड कर जाए ब्लड के थ्रू तो वो बोन में चला जाएगा और बोन में जाके इन्फ्लेमेशन करेगा। तो ये जो है ना हिस्ट्री होगी। इसके अलावा जो है ये किस जगह को इन्वॉल्व करता है, कौन सी बोन के हिस्से को इन्वॉल्व करता है, तो ये मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, मेटाफिसिस को जो है ये इन्वॉल्व करता है मोस्टली लोअर लिम्ब के जो होते हैं वहाँ पर। क्यों मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि मेटाफिसिस में क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो होता है वो बहुत स्लो होता है, स्लगिश होता है, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फैगोसाइट सेल्स होते हैं, जो जिन्होंने फैगोसाइटोसिस करनी होती है, वो इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको वाइवा के लिए आना चाहिए कि वाई द मेटाफिसिस जो है ना वो कॉमनली इन्वॉल्व होता है बिकॉज ऑफ द स्लगिश ब्लड सप्लाई देयर, इनएक्टिव फैगोसाइटोसिस अकर्स देयर। ओके, देन फिर एमसीक्यू में पूछते हैं आपसे कि व्हिच इज़ द commonest organism which causes the acute osteomyelitis, so you should remember the Staph aureus। लेकिन देखा हमने बच्चों के अंदर कॉमन है ऑस्टियोमाइलिटिस विद हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी और स्किन इन्फेक्शन, लेकिन अडल्ट्स के अंदर भी हो सकता है। अडल्ट्स के अंदर कब होगा, जब वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, उनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ है, लाइक वो डायबिटिक हैं, कोई भी है दूसरी बीमारी है उनको, या वो HIV के मरीज़ हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, या प्रोस्थेटिक मटीरियल उन्होंने अंदर डाला हुआ है, रीनल कैथेटर्स डाले हुए हैं, IV ड्रग अब्यूज़र्स कर रहे हैं, तो ये जो है अब्यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल दैट कि अडल्ट्स में ऑस्टियोमाइलिटिस कब होगा। ठीक है, और बच्चों में वैसे होता है ये। क्लिनिकल फीचर्स अभी आपने सिनेरियो में देखा कि बच्चा जो है वो पेन के साथ आ रहा था और उसको बुखार भी हुआ था और एक्सरे पे हमने जो है वो वाइड जॉइंट स्पेस मिली। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं दिस इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ कि इसमें हमने सस्पेक्ट करना है कि वो इसको जो है ये बोन पेन है, साथ में उसको बुखार हुआ है, एक्सरे करवाया, वाइड जॉइंट स्पेस है, तो वी विल सस्पेक्ट द ऑस्टियोमाइलिटिस। तो इन्वेस्टिगेशंस किसके लिए क्या होती हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए, सबसे पहले जनरल में आ जाए CBC, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन। CBC में हमें क्या नज़र आएगा, WBC ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन ESR। फिर हम रेडियोग्राफ्स करवाएंगे। अब रेडियोग्राफ्स का ये है कि जी आपको CBC में ल्यूकोसाइटोसिस मिल गई, आपने क्या किया, आपने एक्सरे करवाया, बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑस्टियोमाइलिटिस नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सरे पे आपको 10 से 14 दिन के बाद, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जाके जो है फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो आपने जो है देखना है कि अगर आपको एक्सरे नॉर्मल मिल जाता है, सो यू विल नॉट एक्सक्लूड द ऑस्टियोमाइलिटिस। आप क्या करेंगे, 2 हफ्ते के बाद दोबारा से एक्सरे करवाएंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि चेंजेस आर नॉट विजिबल फॉर द 10 to 14 डेज़ इन द एक्सरे। फिर आ जाता है बोन स्कैन्स आप करेंगे, CT स्कैन करवाएंगे, MRI करवाएंगे। MRI इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जिसमें आपको एडिमा मिल जाएगा, आपको पस नज़र आ जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दैट MCQ आपने याद रखना है, दैट इज़ MRI।
ठीक है। फिर ऑब्वियसली देखें इन्फेक्शन है तो आप ब्लड कल्चर करेंगे, आप माइक्रोबायोलॉजी करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले 3 हिस्सों में हम मैनेजमेंट को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्पोर्टिव मैनेजमेंट होती है, फिर मेडिकल होती है और फिर सर्जिकल होती है। क्योंकि पेशेंट पेन के साथ आ रहा है और उसकी बुरी हालत हुई हुई है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिससिटेट करेंगे विद द मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इफ रिक्वायर्ड, विद एडिक्वेट हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, आईओपी चार्टिंग, ऑक्सीजन डिलीवरी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाइटल मॉनिटरिंग। ठीक है, ये अब तो रट गया होगा सारी जो चीज़ें हम करते होते हैं रिससिटेशन में। और ऑब्वियसली पेशेंट जो है पेन के साथ है तो एनाल्जेसिया दे देंगे, बुखार है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवा देंगे। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज स्टेफ ऑरियस, तो ऑब्वियसली विल स्टोर द एंटीबायोटिक फॉर टू किल दैट बैक्टीरिया। तो इसमें हम आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। पहले हम जो है उसको आईवी देंगे 2 हफ्ते के लिए और फिर हम 4 to 6 वीक्स जो है उनको ओरल पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। फिर अगर तो जो है ना क्या है कि अगर जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आ जाती है एक्सरे के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सर्जरी ज़रूर करेंगे और उसको डिब्राइड करेंगे। क्योंकि अगर एक दफ़ा जॉइंट इफेक्ट हो गया, कार्टिलेज ख़त्म हो गया, तो कार्टिलेज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से जॉइंट को जब इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट इज़ मस्ट। ये आपने बात याद रखनी है। फिर जो है आ जाता है कि आपने क्या करना है कि जो पस अंदर जमा हुई हुई है उसको आपने रेडियोलॉजी गाइडेड रेस्पिरेशन पस करेंगे ऑब्वियसली, और हमने वहाँ पे स्प्लिंटेज अप्लाई कर देना है और ये सब कुछ ठीक है। तो वो जो हमने पस निकालनी है उसको फिर कल्चर के लिए भेज देना है और फिर उससे पहले एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन कल्चर आने के बाद आपने जो उसकी जो एंटीबायोटिक होगी वो आप करेंगे। ठीक हो गया। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि एक दफ़ा आपने सफाई सुथराई की, डिस्चार्जिंग की, वो सारा सब कुछ रेस्पिरेशन की, पस की, डिब्राइडमेंट किया, लेकिन वो दोबारा हो गया, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो जॉइंट को इन्वॉल्व कर देगा तो सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, पहले से कोई जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, बोन में प्रॉब्लम होती है, तो ईजिली वो फ्रैक्चर कर सकता है। फिर डैमेज टू ग्रोथ प्लेट हो सकती है, तो ग्रोथ में मसला आ जाएगा बच्चे के। ठीक हो गया। तो दिस वॉज अबाउट द एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस, जिसमें हमने देखा कि बच्चों के अंदर होता है, मेटाफिसिस के अंदर होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें कॉमन है और एडल्ट्स में कब होगा ये, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देन इज़ क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस जो है इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसमें कॉमनेस्ट अगेन दैट इज़ टाइफॉइडियस, इसमें एनारोब्स भी आ जाते हैं, टीबी आ जाता है क्योंकि टीबी क्रॉनिकली चलता है। इसकी जो है ये स्टेजिंग होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, ये आपको ये फिगर से नज़र आ रही है। टाइप 1 जो है उसमें क्या है, मेडल्ला इन्वॉल्व हुआ है, मेडल्ला के अंदर है सारी ऑस्टियोमाइलिटिस। अगर वो हमारी सुपरफिशियल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करती है बोन की, तो दैट इज़ ग्रेड टाइप 2। ठीक है। और अगर वो जो है देखें यहाँ पे उसने जो है कॉर्टेक्स को, मेडल्ला को सारा इन्वॉल्व कर लिया है और वहाँ पे सिक्वेस्ट्रम बन गया है, तो जब सिक्वेस्ट्रम बन जाएगा ना तो दैट इज़ टाइप 3। और अगर वो डिफ्यूज़ हो गया, मतलब कि ऊपर भी मेडल्ला को भी इन्वॉल्व कर लिया है, सुपरफिशियल कॉर्टिकल सरफेस भी, और सिक्वेस्ट्रम भी बन गया है, और जो है अब हमने डिब्राइडमेंट कर भी लें फिर भी जो है उसकी मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। सो दिस इज़ डिफ्यूज़ एंड जो है ना टाइप 4। तो ये हमारी जो है इसकी स्टेजेस होती हैं। ठीक हो गया। मेडल्ला इन्वॉल्वमेंट है, सुपरफिशियल कॉर्टिकल है, फिर लोकलाइज्ड कॉर्टिकल सिक्वेस्ट्रम बन गया है, और टाइप 4 में अगर हम डिब्राइडमेंट कर भी दें क्योंकि वो डिफ्यूज़ फैल चुका है अब, तो वो फिर भी मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, पेशेंट जो है वो उसकी मूवमेंट जो है उसमें मसला ही रहेगा। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दैट। अब रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होते हैं, जो मोस्टली इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, लाइक स्मोकिंग, मैलन्यूट्रिशन, इम्यूनोसप्रेसेंट, डायबिटीज, स्टेरॉइड्स एंड आईवी ड्रग अब्यूजर्स। ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको क्या बताया कि क्रॉनिक हिस्ट्री होगी पेन की और इन्फेक्शन की, और साइनस फॉर्मेशन, हमें साइनस नज़र आ रहा होगा, खुली हुई जगह नज़र आएगी स्किन में जिसमें से पस बाहर आ रही होगी, वी विल सस्पेक्ट कि अब ये बहुत देर से चल रहा है। ठीक है। और ऑब्वियसली रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स जो है वो हम देख लेंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा कि हमने मस्ट इसमें कल्चर ज़रूर करवाना है, क्योंकि बहुत अरसे से इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा, तो हमने मस्ट कल्चर करवा के उसकी प्रॉपर एंटीबायोटिक उसको स्टार्ट करवानी है, और तकरीबन जो है वो 8 हफ्ते से ज़्यादा की रखनी है, बहुत लॉन्ग इसका कोर्स चलेगा। फिर उसकी जो जनरल कंडीशन है उसको मेनटेन रखेंगे, लाइक वो देखें ऊपर स्मोकिंग कर रहा था, मैलन्यूट्रिशन थी उसकी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स थे, डायबिटीज़ का पेशेंट था उसको ट्रीट करेंगे, स्टेरॉइड्स को ख़त्म करेंगे, आईवी ड्रग अब्यूज़र्स जो हैं तो उनको हम आईवी ड्रग अब्यूज़र्स की जो है वो उसको ख़त्म करवाएंगे।
ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्रूव द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और फिर वो जो मरी हुई बोन है उसको तो निकालना ही निकालना है, तो सर्जिकल डिब्राइवमेंट ऑफ द डेड बोन। और अब फिर बहुत ज़्यादा मसला हो गया है, सारी बोन का सत्यानाश हो गया है, तो फिर हमने क्या करना है, उसको निकाल देना है, उसको रिमूव कर देना है, एम्पुटेट कर देना है। ठीक है। सो देखें, कल्चर, एंटीबायोटिक्स इम्प्रूव द जनरल कंडीशन, सर्जिकल डिब्राइवमेंट एंड एम्पुटेशन। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें एक ट्रीटमेंट होता है पोलीमिथाइल मेटा एक्राइलेट एंटीबायोटिक बीट्स। ठीक है। ये हम लोकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मैं इनकी पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ, और ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। बीट्स की फॉर्म में एंटीबायोटिक होती है, वो हम डाल देते हैं अंदर, वो उसके अंदर ट्रीटमेंट करता रहता है उसका। सो ये वो वाले बीट्स हैं जो कि यहाँ पे आपकी बुक में नहीं लिखे हुए, आपने लिख देने हैं पोलीमिथाइल मेटाक्राइलेट एंटीबायोटिक बीट्स होते हैं। ये हम अंदर प्लेस कर देते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको ठीक कर देते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मारते रहते हैं, ये वाले। ठीक है। सो दिस इज़ ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसमें जो मेटाफिसिस हो रही है वो इन्वॉल्व हो रही है, वहाँ पे सारी खाई हुई है उसको, बोन को इन्फ्लेमेशन चल रही है, मैरो की, बोन की। सो WBC जो है एलिवेटेड होंगे, CRP हम करवाएंगे, ASR करवाएंगे, वो हमें ज़्यादा मिलता है और वो मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। ब्लड कल्चर्स करवाएंगे, वापसी बोन कल्चर्स। तो हम CT करवाएंगे, MRI करवाएंगे, और ये जो है टेक्नीशियन स्कैन करवाएंगे, उसमें हमें जो है ये इसकी बोन की प्रॉब्लम्स नज़र आ जाएंगी। सो ये इसमें जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं वो देख लें, सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, क्लिंडामाइसिन है, स्पेशल एंटीबायोटिक में रिफेम्पिसिन है, और इसके अलावा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि इन्होंने सबने जो है ना स्टेफ ऑरियस को मारना है। और फिर जो है सर्जिकल में भी है द आर्थ्रोटोमी। ठीक है। इसके अलावा आर्थ्रोस्कोपी और साइनोवेक्टमी। बाकी हमने डिवाइड जो है वो जनरल ट्रीटमेंट करना है, जनरल इलनेस को ट्रीट करना है। सो टाइप 1 में देखिए उसने सिर्फ मेडुला को इन्वॉल्व किया हुआ है, टाइप 2 में उसने सुपरफिशियल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, टाइप 3 में जो है उसने लोकलाइज सारा स्क्वेस्ट्रम बना दिया है, और टाइप 4 में डिफ्यूज़ हो गया है, कि जो मैकेनिकल डिब्राइवमेंट से भी जो है ना नहीं ठीक होता। सो ये देखें, दिस इज़ एक्यूट केस जिसमें वो सारा कुछ अंदर बना होगा और कोई डेड बोन नहीं बनी होगी। और दिस इज़ क्रॉनिक केस जिसमें डेड बोन हो गई है, सिक्वेस्ट्रम इनवॉल्क्रम भी बन गया, अंदर वाला सिक्वेस्ट्रम है, बाहर वाला इनवॉल्कुलर में, और देखिए साइनस ट्रैक्ट भी बना हुआ है। सो दिस इज़ हाउ वी डिफरेंशिएट एक्यूट एंड क्रॉनिक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। पिक्चर इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश दैम। ये देखें, डिस्चार्जिंग साइनस, इसमें से सारी पस बाहर आई होगी, दिस शोज़ द क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो इसमें डायग्नोसिस इसका क्या होगा, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा। और इसके अलावा ट्रीटमेंट इसका कैसे होगा कि हम जो है वो सबसे पहले उसकी रिससिटेशन सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, जो मैंने आपको सारी बताई। उसके बाद जो है उसकी मोबिलाइज़ करेंगे, सारा स्प्लिंटेज अप्लाई करेंगे। फिर हम उसकी मेडिकल थेरेपी करेंगे, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे, मैंने आपको बताया कौन सी करता है। दैन इज़ द सर्जिकल, इसमें ड्रेनेज ऑफ पस करेंगे एंड डिब्राइवमेंट ऑफ द डेड टिश्यू करेंगे। कि जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट तो मस्ट, आपने डिब्राइड ज़रूर करना है, और उसका कल्चर भेज देना है आपने साथ ही। और इसके अलावा रेडियोलॉजी गाइडेड एस्पिरेशन ऑफ पस कर सकते हैं, और इसके अलावा स्प्लिंटेज आपने याद रखना है, और इसके अलावा जो है ना ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इस तरह से दिस इज़ मतलब बहुत ही आसान है, और इस तरह से ना आपका ये कवर हो जाता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह सेप्टिक आर्थराइटिस करेंगे और स्पाइनल TB करेंगे, एंड देन द ऑस्टियोआर्थराइटिस।